नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं से हम अर्थ विचार बिंदु पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में गिने जाने वाले तथ्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जो अर्थ विचार वाला बिंदु है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अर्थ विचार। इस अर्थ विचार में जिन बिंदुओं को विस्तार दिया जाता है या जिन बिंदुओं को समाहित किया जाता है, उनमें सबसे पहला नाम आता है आपके किसका? विलोम शब्द का। किसका आता है दोस्तों? विलोम शब्द का। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। ऐसे बिंदुओं को आप बोर्ड पर या पैनल पर मैं 1 घंटे में 2 घंटे में कितना भी बखान क्यों ना कर दूं, वह एक सीमित सा रह जाता है। अर्थ विचार वाले बिंदु को पढ़ने के लिए या इन पर सही तरीके से पार यदि पानी हो, तो इसके लिए विद्यार्थी होने के नाते, एक अच्छे मित्र होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, स्वयं पढ़ना होगा। अर्थ विचार के नाम के साथ ही एक बहुत अच्छे से कंसेप्ट जुड़ जाता है, स्वयं पढ़ें। ये कड़वा सत्य है। बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कोचिंग्स में, बहुत सारे ऑनलाइन मंच पर भी आपको ये सुनने को मिलता होगा, 10 मिनट में सारे पर्यायवाची याद कर लो, 10 मिनट में सारे के सारे विलोम शब्द याद कर लो। अरे भले आदमी, 10 मिनट में सारे पर्यायवाची याद कैसे होंगे जब पर्यायवाची शब्दों की संख्या या हजारों में हो? मिनट तो कुछ सेकेंडें हो रही हैं, 1-1 सेकेंड में 1-1 पर्यायवाची भी आप बोल के चले जाओगे, तो 10 मिनट में आप कितने के बोल दोगे? हैं 10 मिनट में आप कितनों के बोल दोगे? 600 के, फिर भी 400 तो बाकी रह ही गए। मेरा कहने का इतना सा उद्देश्य है दोस्तों कि अर्थ विचार के अंतर्गत पढ़े जाने वाले जितने भी प्रकरण हैं, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो आपके युग्म शब्द हो, चाहे वो एकार्थी हो या चाहे अनेकार्थी हो, कोई सा भी शब्द हो, और चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, किसी भी प्रकरण के लिए आप चर्चा कर लीजिए। मैं आपको केवल तरीका बता सकता हूं, मैं आपको प्रश्नों के पहलू समझा सकता हूं, मैं आपको यह बता सकता हूं कि पर्यायवाची शब्द का प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब कैसे होगा, जवाब क्या होगा, यह आप स्वयं तैयार करेंगे। विलोम शब्द में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से शब्दों के विलोम कौन से शब्दों में से चुनेंगे, तत्सम को तत्सम में चुनना, तद्भव को तद्भव में चुनना, संज्ञा का विलोम संज्ञा से चुनना, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम से चुनना, ये मैं आपको सिर्फ शब्द के संदर्भ में बता सकता हूँ, लेकिन किसका विलोम क्या होगा ये मैं नहीं, यह आपको स्वयं तैयार करना होगा। सीधे शब्दों में कह दूं, अर्थ विचार सारा का सारा दोस्तों रटने का बिंदु है, यह रटने का प्रकरण है। यह बात आपको सहर्ष स्वीकार करनी ही होगी, नहीं करोगे तो भी आपके मर्जी है, पर बात इतनी सी है कि ये आपके समझने के नहीं बल्कि रटने के तथ्य हैं। हाँ, इनके कोई कंसेप्ट छुपे होते हैं तो उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे 1-2 बिंदुओं की हम चर्चा पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम जो लेने जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रकरण उठा रहा हूँ दोस्तों, वह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज हम कौन से बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द पर हम चर्चा करने वाले हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका मतलब देखो, नाम से समझो इसको, वाक्य के अंश के लिए, वाक्य के वाक्य योग अंश, वाक्य योग अंश के लिए एक शब्द। दोस्तों, वाक्य के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, वाक्य के अंश के लिए एक शब्द बोल रहा हूं। यह क्या होता है इसको समझो। हम एक बिंदु पढ़ते हैं समास, एक बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा? समास। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रकरण का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध इसी से है। जब हम समास पढ़ रहे होते हैं तो समास में मैंने आपको एक बिंदु चीज बताई थी, याद आ रहा हो क्या? समस्त पद। क्या बताया था मैंने आपको? समस्त पद। अन्य नाम लिख रहा हूं मैं, सामासिक पद। क्या लिख रहा हूं? सामासिक पद। क्या होता है ये समस्त पद या सामासिक पद? रिजल्ट के रूप में ये समास का क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट। अर्थात समास का क्या होता है? ये
परिणाम होता है। समास का क्या होता है साथियों? परिणाम होता है, परिणाम, रिजल्ट होता है, उसका फल होता है, उसका प्रभाव होता है। ये क्या? सामासिक पद। क्या दोस्तों? सामासिक पद। पुनः समझिए, समस्त पद कैसे बनेगा? हमें बात की हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह जो सब कुछ जानता है, वह जो सब कुछ जानता है। राकेश की मेहनत का कोई जवाब नहीं है। राकेश की मेहनत का कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? एक तो होता है पूरी की पूरी लाइन, यहां से लेकर के यहां तक पूर्ण विराम आ गया, इस लाइन को कहेंगे वाक्य। ये क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य। ये क्या कहलाता है? वाक्य। और वाक्यांश जो होता है, वाक्य का छोटा भाग, वाक्य का छोटा भाग वाक्यांश कहलाता है। वाक्य का छोटा भाग वाक्यांश कहलाता है। वाक्य का छोटा भाग क्या कहलाता है मित्रों? वाक्यांश कहलाता है। वाक्य क्या होती है? एक संपूर्ण इकाई होती है, भाषा की मूलभूत इकाई मानी जाती है, भाषा का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। लेकिन उसका एक छोटा भाग यदि बात की जाए तो उसके छोटे भाग को क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। अब मैंने आपके समक्ष 4 उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। सबसे पहले मैंने कहा हवन के लिए सामग्री, दूसरा कहा जो पढ़ा लिखा नहीं है, तीसरा कहा वह जो सब कुछ जानता है, और 4 नंबर पे मैंने कहा राकेश की मेहनत का कोई जवाब नहीं। इस लाइन को फिर से बोलो। हवन के लिए सामग्री, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह जो सब कुछ जानता है, राकेश की मेहनत का जवाब नहीं। इन 4 पंक्तियों को हम बोल रहे हैं यहां से लेकर, ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण चीज, बिंदु पर आ रहे हैं हम, यहां से लेकर यहां तक पढ़ने में माना कि मुझे 10 सेकेंड लगे। कितने सेकेंड लग रहे हैं दोस्तों? 10 सेकेंड लग रहे हैं। अब मैं इन 4 के 4 वाक्यांशों को, इनके 4 के 4 कथनों को 4 शब्दों में बोल जाऊं तो जाहिर सी बात है 4 लाइनों की तुलना में 4 शब्द तो कम ही होंगे। 4 शब्द कम ही होंगे। मेरे कहने का आशय पुनः समझिए, अगर हम एक लाइन को बोलने में माना कि 1 मिनट का समय लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक पंक्ति की तुलना में, एक पंक्ति की तुलना में क्या लिखा है मैंने? एक शब्द लिखा है। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है। बहुत बार हमारे पास क्या हो जाता है? समय कम रह जाता है, या फिर हमारे पास अधिक बोलने की शर्त नहीं है। अधिक नहीं बोलने की शर्त लगा दी जाए। जब हमारे ऊपर अधिक नहीं बोलने की शर्त लगा दी जाए, अधिक नहीं बोलने की शर्त लगा दी जाए, मेरे कहने का आशय समझना, आप किसी मंच पर, किसी मत पर अपना, किसी बिंदु पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मंच संचालक द्वारा वक्ता को कह दिया गया कि आप अपनी बात केवल 2 मिनट में पूरी करेंगे, आप अपनी बात केवल 2 मिनट में पूरी करेंगे, तो वहाँ जो वक्ता होता है यदि वह प्रखर बुद्धि का होगा, अर्थात सुधरी हुई बुद्धि, प्रखर, यहाँ भी मैंने एक शब्द बोल दिया, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो और हर जगह वह प्रयोक्ता के रूप में हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम हो, ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? प्रखर कहलाती है। 2 लाइनों को मैंने एक शब्द में लिख दिया, प्रखर। तो जब वक्ता को यह कह दिया जाए कि आपको इतने सारे वृतांत को केवल बहुत कम शब्दों में बोलना है या 2 मिनट की अवधि में खत्म करना है, बुद्धि सामने वाले की यदि प्रखर है तो वह क्या करेगा? उचित शब्द चयन करेगा। क्या करेगा दोस्तों? उचित
शब्द का चयन करेगा। और जैसे ही वह शब्द का चयन करने लग जाएगा तो वह कोशिश करेगा कि हवन के लिए जहाँ भी मुझे सामग्री बोलनी होगी तो हवन के लिए सामग्री पूरी लाइन नहीं बोल करके मैं केवल कितना सा बोलूँगा, हवन सामग्री बोलूँगा। क्या बोलूँगा? हवन सामग्री बोलूँगा। वह व्यक्ति निश्चित कर लेता है कि जहाँ कहीं भी मुझे यह बताना होगा कि वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं यह पूरी लाइन नहीं बोलूँगा, मैं उसकी जगह केवल अनपढ़ बोल दूँगा। क्या बोलूँगा दोस्तों? अनपढ़ बोल दूँगा। क्या बोल दूँगा? अनपढ़ बोल दूँगा। जहाँ पर मुझे बोलना होगा कि इस समाज में बहुत कुछ लोग या बहुत कम संख्या में लोग ऐसे बचे हैं जो सब कुछ जानता है, तो मैं यह पंक्ति पूरी नहीं बोलूँगा, मैं इसके स्थान पर केवल एक छोटा सा शब्द बोलूँगा। क्या? सर्वज्ञ। क्या बोलूँगा मित्रों? सर्वज्ञ बोलूँगा। वह व्यक्ति सोच लेता है कि राकेश की मेहनत का जवाब नहीं, इतनी लंबी लाइन न बोलने के लिए मैं ये कह दूँगा कि राकेश की मेहनत कैसी है? लाजवाब है। कैसी है? लाजवाब है। समझ में आ रहा है दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? एक बहुत अच्छे हम अनमोल वचन में प्रेरक प्रसंग में उक्तियाँ पढ़ते हैं, उस समय एक लाइन आती है कि हर एक व्यक्ति की भाषा, हर एक व्यक्ति की पहचान होती है। क्योंकि जब व्यक्तित्व की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति के दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। पहले व्यक्तित्व का संकुचित अर्थ यही था कि जैसा जो दिखता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। जो व्यक्ति सुंदर कपड़े पहनकर रह रहा हो, अच्छे कपड़े पहनकर रह रहा हो, सही तरीके से बोल रहा हो, तो वह सुंदर उसका व्यक्तित्व होगा, वह सुंदर उसका व्यक्तित्व होगा। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी आप व्यक्तित्व के वर्तमान संदर्भ की बात करते हो तो आलपोर्ट महोदय यह कह देते हैं क्या कि व्यक्तित्व मनुष्य के मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसका वातावरण के साथ अनोखे समायोजन को निर्धारित कर रहा है। और व्यक्तित्व के वर्तमान संदर्भ में ध्यान देना, व्यक्तित्व का जो वर्तमान संदर्भ है, वर्तमान संदर्भ में व्यक्तित्व के व्यापक अर्थ में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुणों को समाहित किया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं, उसकी क्या सोच है, क्या उसकी मनोवृत्ति है, क्या उसकी धारणाएं हैं, यह भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। मेरे कहने का आशय यह हुआ साथियों कि व्यक्तित्व के संदर्भ में आज जैसे दोनों प्रकार के गुणों को समाहित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस व्यक्तित्व के बाहरी गुण में आपकी भाषा भी आएगी। और भाषा के संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग, एक उक्ति और एक कथन प्रचलित है क्या कि जब हम किसी बात को कह रहे हों और हमारी बात को कहते समय हमें लगे कि एक शब्द में हमारी बात पूर्ण हो सकती है तो हमें दूसरी बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ समझ में आया? पुनः समझिए, जहाँ एक शब्द बोलने से काम चल जाए वहाँ दूसरा शब्द भी नहीं बोलने का प्रयास करें। यह एक बहुत समुचित और सुधरे हुए व्यक्तित्व की निशानी है कि कम बोलना चाहिए। जहाँ आपको एक शब्द बोल देने से काम चल जाए वहाँ दूसरा भी फिर मत बोलो। उदाहरण समझिए, आपको कहा जाए कि यह बात समझ में आ गई क्या? इतनी बड़ी लाइन, आपको इतना सा पूछे हाँ नहीं, तो हाँ में समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे समझ में आ गई, नहीं में समझ में आ जाएगा कि समझ में नहीं आई। अब आप कहोगे यह बात मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, यह बात मेरे 10% समझ में आई है। अरे हाँ अथवा नहीं में जवाब देना है तो हाँ अथवा नहीं में ही जवाब दीजिए। जब आपको एक शब्द बोलने से काम चल रहा हो तो दूसरा शब्द भी नहीं बोलो, ना बोलने का प्रयास करना है, चुप रहने का प्रयास करना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मौन रह जाना सबसे तीखी आलोचना होती है, मौन रह जाना सबसे बड़ी आलोचना होती है। तो जो हमारा बिंदु है दोस्तों, जो हमारा बिंदु है आज का कौन सा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैंने क्या किया कि 4 वाक्यों की जगह 4 शब्द चुन लिए। और ऐसा कब होता है? जब हमारे पास एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम किसी पूरी बात को, किसी पूरे वर्णन को बताने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग में ले लेना। परिभाषा में बांधना चाहें तो क्या कहेंगे? ध्यान से समझो।
जब वक्ता द्वारा किसी ऐसे शब्द का चयन कर लिया जाता है जब वक्ता द्वारा किसी ऐसे शब्द का चयन कर लिया जाता है जो कि संपूर्ण वृत्तांत या घटना का वर्णन प्रस्तुत करता हो। संपूर्ण घटना का या संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन प्रस्तुत करता हो तो यह शब्द चयन ही वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो यह शब्द चयन ही वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। इसके महत्व की बात करें हम तो इसके महत्व की बातों में देखो, सबसे पहली बात, इससे क्या प्रभाव होगा। ऐसा आपने किया तो क्यों किया। इससे ऊर्जा व समय की बचत होगी। सबसे पहली बात, कहने वाले की ऊर्जा भी बचेगी, उसका समय भी बचेगा, एक बात। दूसरी आवश्यक बात होती है दोस्तों, दूसरा आवश्यक फायदा क्या, श्रोता किसी लंबे वृत्तांत की उलझन से बच सकेंगे। अर्थात सुनने वाले जो वर्णन का विस्तार है, उसकी उलझनें हैं, उसकी जो झंझट है, उसका उतना सारा विस्तार है, उस फालतू की रामायण से बच सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात, वृत्तांत सार रूप में समझ आएगा। क्योंकि हम छोटे शब्दों में बोलेंगे तो सार होगा, वृत्तांत सार रूप में समझ आएगा। तो जाहिर सी बात है शब्दावली कैसी हो जाएगी दोस्तों, शब्दावली सारगर्भित होगी। शब्दावली कैसी हो जाएगी, सारगर्भित होगी। शब्दावली सारगर्भित होगी तो जाहिर सी बात है लंबे व नीरस वाक्यांशों से बचा जा सकेगा। कुछ समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है। ये फायदे हैं वाक्यांश के लिए। एक शब्द, बिंदु का नाम ध्यान से समझना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्यों पढ़ा जाता है ये बिंदु, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी हिंदी में, तो अब आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया इसका कारण। वाक्यांश के लिए एक शब्द पहले तो होता क्या है, जब वक्ता द्वारा किसी ऐसे शब्द का चयन कर लिया जाए जो संपूर्ण वृत्तांत या घटना का वर्णन प्रस्तुत करता हो। उदाहरण से समझो, जैसे हवन के लिए सामग्री, इतनी बड़ी बात को कहने के लिए वक्ता के द्वारा किसी एक ऐसे शब्द का चयन कर लिया गया जो इस सारे अर्थ की प्रतीति करा रहा हो, तो ऐसा करना ही क्या कहलाता है, ऐसा शब्द चयन ही वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। इससे फायदे क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला फायदा क्या हो गया, इससे ऊर्जा व समय की बचत। कहने वाले को समय भी कम लगेगा, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा भी कम व्यय होगी। अगला है श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता यानी कहने वाला। वक्ता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहने वाला। और श्रोता जो होता है वह होता है दोस्तों सुनने वाला। श्रोता अर्थात
सुनने वाला। ये लो, आपके लिए और सरल कर दिया। श्रोता किसी लंबे वृत्तांत की उलझन से बच सकेंगे, अर्थात सुनने वाले के सीधे से शब्द समझ में आ जाएगा कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। अगली बात क्या आ गई, वृत्तांत सार के रूप में समझ में आ जाएगा, अर्थात फालतू की रामायण में उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके सारे के सारे वृत्तांत का एक वर्णन सा, उसका एक मोरल सा, उसका एक रस सा निकल करके, उसका एक सारांश सा उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। और शब्दावली कैसी होगी, ऐसे वृत्तांत में सार गर्भित होगी। अर्थात अगर आप सार गर्भित शब्दावली का प्रयोग नहीं करोगे, सार गर्भित का मतलब ऐसे शब्द जिनके गर्भ में सार हो, मतलब कम शब्दों में लंबी बात, कम शब्दों में बड़ी बात। शब्द कैसे करना, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आप इसको ऐसे भी सरल शब्दों में लिख लीजिए, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। पारिभाषिक शब्द अर्थात हर एक शब्द वह ऐसा होगा जिसकी परिभाषा दी जा सकती है, जिसको विस्तार दिया जा सकता है। शब्दावली सारगर्भित होगी तथा लंबे व नीरस वाक्यांशों से बचा जा सकेगा। अर्थात इतनी बड़ी बात 20 पदों की, 20 शब्दों की बात की जगह एक शब्द बोल करके भी काम चलाया जा सकेगा। तो जो लंबे और नीरस वाक्यांश है उनके प्रयोग से भी हम बच सकते हैं। दोस्तों, यह था आपका कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, इसकी क्या महत्वता होती है। अब हम चलते हैं इसके कतिपय उदाहरणों की ओर और उदाहरणों से संबंधित प्रश्नों की ओर। किस तरीके से हम उन्हें याद करेंगे, उनकी हम वार्ता कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखो, हमारे समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जिसका कथन न किया जा सके, बहुत अच्छे से समझो इस चीज़ को, हैं, जिसका कथन न किया जा सके। दोस्तों याद आ रहा हो तो पूर्व की कक्षाओं में एक शब्द लिखा था मैंने, एकथ। क्या लिखा था दोस्तों, एकथ। जब युग्म शब्द पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है एकथ और इसके युग्म में आता है अथक। बहुत अच्छे से समझो इस बात को, यही तो चीज पढ़ना है। उद्देश्य क्या है, अर्थ विचार का मतलब सारी चीजें जोड़ जोड़ करके पढ़ना। प्रश्न कैसे भी बने अर्थ विचार में से, जरूरी नहीं है आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे हो तो यहाँ का प्रश्न यही पूछे। हो सकता है यहाँ से कोई शब्द उठा करके आपको युग्म में पूछ सकता है, यहाँ से कोई शब्द उठा करके आपके विलोम में पूछ सकता है, यहाँ से कोई शब्द उठा करके शब्द शुद्धि में पूछ सकता है, यहाँ से कोई शब्द उठा करके आपको अनेकार्थी या एकार्थी में पूछ सकता है। तो देखो, जिसका कथन न किया जा सके, एकथ। एकथ का मतलब होता है जिसके बारे में कहा न जा सके, और एथक का मतलब होता है बिना थके। ए यानी नहीं, थक यानी थकना, जो न थके अर्थात बिना थके, बिना थके हुए। और एकथ का मतलब बिना कुछ कहे हुए, जिसका कथन न किया जा सके। तो दोस्तों, जिसका कथन न किया जा सके, मैं कहूँ कि आज हमने जो बात पढ़ी इसका कोई वर्णन या इसका कोई कथन नहीं किया जा सकता, अर्थात यह अकथनीय है। यह कैसी है दोस्तों, यह अकथनीय है। अकथनीय, अकथनीय। कथनीय का मतलब तो क्या होगा, जिसका कथन किया जा सकता हो, और यानी नहीं, जिसका कथन नहीं किया जा सकता हो। याद करिए, यह कहाँ लिखा था आपने, यह तो युग्म में। यह कहाँ लिखा था आपने, युग्म में लिखा था, यह युग्म में आया था आपके। ठीक है, अब आगे देखो, वह जो पहले जन्मा हो, ये नहीं बताऊंगा, पहले इसके चीज एक और जानो। वह जो बाद में जन्मा हो, वह जो बाद में जन्मा हो, के बाद वाले को क्या कहते हैं, अनु, और जय यानी जन्म लेने वाला। बाद में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, अनुज। तो पहले जन्म लेने वाला अग्र यानी कि आगे, और जय यानी जन्म लेने वाला। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, अग्रज। शब्द क्या बन जाएगा, अग्रज। ध्यान से समझिए, मैंने एक बार पूर्व की कक्षाओं में भी बताया था, जय प्रत्यय के रूप में, जय प्रत्यय के रूप में जुड़कर, जय प्रत्यय के रूप में जुड़कर जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला का अर्थ देता है, अर्थ देता है। जय प्रत्यय के रूप में जुड़कर के किसका अर्थ देता है दोस्तों, जय प्रत्यय के रूप में जुड़कर जन्म लेने वाला का अर्थ देता है। जय प्रत्यय के रूप में जुड़कर किसका अर्थ देता है, जन्म लेने वाला का अर्थ देता है। तो जाहिर सी बात है, पहले को क्या कहते हैं, देखो, अग्र। विलोम क्या होता है इसका, पश्च। अग्र यानी
आगे, पश्च यानी पीछे। उपसर्ग के रूप में लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, अनु। क्या लेंगे, अनु। अग्र यानी आगे, आगे जन्म लेने वाला, तो शब्द क्या बन जाएगा, अग्र प्लस जय अर्थात अग्रज। और अनु प्लस जय बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, अनुज। यानी छोटा भाई तो अनुज और बड़ा भाई अग्रज। ये दोनों चीजें आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दी हैं। जो पहले जन्म ले रहा है अग्रज है, जो बाद में जन्म ले रहा है अनुज है। दोनों चीजें समझ में आई। अब आता है आपका अगला, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके। जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके, तो पहले यह जान लो, जिस पर विजय प्राप्त की जा सके या विजय प्राप्त कर ली हो जिस पर, दोनों चीजें समझाते हुए चलूंगा मैं आपको। विजय प्राप्त कर ली हो जिस पर, उसको तो क्या कहेंगे दोस्तों, उसको तो क्या कहेंगे, विजीत। क्या कहेंगे, विजीत। अर्थात जो किला किसी राजा महाराजा द्वारा जीत लिया जाता है, तो वह तो क्या हो गया आपका, वह हो गया दोस्तों विजित। वह क्या हो गया, विजित हो गया। अब यहां पर हम इसकी बात नहीं कर रहे, वह जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके। जैसे हमारे दुर्ग के संदर्भ में कहा जाता है क्या, वह अजेय है, अर्थात जिसे आज तक किसी ने जीता नहीं, जिसे आज तक किसी ने जीता नहीं, जिस दुर्ग को कोई आज तक जीत नहीं सका है। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं भरतपुर दुर्ग के लिए कह दिया है क्या, तो ऐसे ही वाली बात आ रही है कि वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अर्थात अजेय, जिसे जीता न जा सका, अर्थात जिसे जीता न जा सके, वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह अजेय कहलाता है। क्या कहलाता है, अजेय कहलाता है, अजेय। अब देखो अगली बात, वह जो दूर की बात नहीं सोच सकता। दूर की सोचने वाला, पहले देखो दूर की बात अगर न को हटा दिया जाए, न को हटा दिया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दूरदर्शी। क्या कहेंगे दोस्तों, दूरदर्शी। बहुत अच्छे से समझना, एक एक में दो दो शब्द बता रहा हूं, एक एक प्रश्न में एक एक उदाहरण से हम दो दो उदाहरणों को समझ रहे हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि दूर की बात सोचने वाले को क्या कहेंगे, तो आप उसको कह दोगे क्या, जिसको आने वाले कल के बारे में पता हो या जो आने वाले कल के बारे में सोच कर चलता हो। तो घर में भी कह दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति तो दूरदर्शी है। क्या कह दिया जाता है, दूरदर्शी। वह जो दूर की बात सोच सके, दूरदर्शी। न या नहीं का अर्थ आ जाए तो ए, शब्द क्या बन जाएगा, अदूरदर्शी। क्या बोलोगे उसको, अदूरदर्शी। जब आपको कह दिया जाए कि वह जो दूर की बात सोच नहीं सकता, तो उसको क्या कह दोगे दोस्तों, अदूरदर्शी। और वह जो, इसी का विलोम लिख देता हूं, वह जो दूर की बात सोच सके, वह जो दूर की बात सोच सके, उसे क्या कह दोगे, तो उसे आप कह दोगे दूरदर्शी। क्या कह दोगे दोस्तों, दूरदर्शी है। वह जिसका कोई अंत न हो, वह जिसका कोई अंत न हो, है, वह जिसका कोई अंत न हो, तो वह क्या हो जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अन योग अंत, अन यानी नहीं, अंत जिसका, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अन प्लस अंत बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। वह जिसे वह नहीं किया जा सके, है, देखो वह जिसे वह नहीं किया जा सके, वह जिसे वह नहीं किया जा सके, तो ये क्या हो जाएगा, वह का तो खर्चा और ए जोड़ दिया तो क्या बन गया, अव्यय। क्या हो जाएगा, अव्यय, अव्यय है। वह जिसका कोई स्वामी अर्थात नाथ न हो, जिसका कोई स्वामी अर्थात नाथ, माता पिता नहीं होते। ए नहीं और नाथ, अर्थात जिसको क्या कहेंगे हम, अनाथ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनाथ कहेंगे। क्या कहेंगे, अनाथ। वह जिसका कोई नाथ न हो, वह क्या कहलाएगा, वह अनाथ कहलाएगा। वह जिसका कोई नाथ नहीं हो, वह क्या कहलाएगा, अनाथ कहलाएगा, है, अनाथ। और जैसे हम बात करते हैं, वह जो सबके मन की बात जानता हो, उसे क्या कह दिया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्यामी कह देते हैं। वह जो सबके मन की जानता हो, वह जो सबके, लिख सकते हैं इसको भी हम, वह जो
सबके मन की बात जानता हो, वह क्या कहलाएगा दोस्तों? वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अंतर्यामी। क्या कहलाएगा? अंतर्यामी। बाद में चलने वाले के अनुसार, बाद में चलने वाले हैं के अनुसार, बाद में चलने वाले, बाद में चलने वाले, बाद में चलने वाले, बाद में चलने वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों? बाद में चलने वाले अनुगामी हैं। बाद में चलने वाले क्या हो जाएंगे? अनुगामी। बाद में चलने वाले अनुगामी। ये क्या है? वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो। अनुश्रुति, अनुश्रुति है। अनुगामी से ही क्या बनाए? अनुश्रुति, अनुश्रुति। वह जो परंपरा से चली आ रही है, वह क्या है दोस्तों? अनुश्रुति। और वह जो जनता के मुख से सुनते आ रहे हैं, इसका भी लिख देता हूँ। वह जो जनता के मुख से सुनते आ रहे हैं, वह जो जन से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वह क्या कहलाएगी दोस्तों? तो जन से सुनते आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? जनश्रुति। क्या कहेंगे? जनश्रुति। ध्यान देना, जनश्रुति के लिए क्या कहा जाता है कि यह सत्य है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं होता। जनश्रुति उसी को कहा जाता है। जब आप इतिहास विषय में बहुत बार पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य विषय में भी बहुत बार पढ़ते हैं, अमुक कवि के जन्म के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियां हैं, अमुक राजा के संदर्भ में या अमुक दुर्ग के निर्माण की समय सीमा के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियां हैं, लेकिन एक जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति का मतलब जनता से सुनी सुनाई बात के अनुसार, यह दोस्तों क्या होता है? जनश्रुति या अनुश्रुति की बात करें तो परंपरा से जो चली आ रही हैं, बस हम उनको रिपीट करते चले जा रहे हैं। अब वो वास्तव में सच हैं या नहीं, वह वास्तव में सही है या नहीं, उनका हमें कोई पता नहीं होता। वह जो वास्तव में सच है या नहीं, हमें उनकी सत्यता पर कोई यकीन नहीं होता। आगे देखो कुछ और उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे। वह कारण जिसे टाला न जा सके। बहुत बार हो जाता है आपको, जैसे लाइव कक्षा के दौरान कह दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से है, अपरिहार्य कारणों से अमुक विषय की कक्षा कल प्रातः 8:10 के बजाय 9:10 पर होगी। अपरिहार्य, परिहार्य वह जिसे टाला जा सके, वह जिसे टाला जा सके, वह जिसे टाला जा सके। तो टाला जा सके तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह जिसे टाला जा सके, वह तो क्या हो जाएगा? जिसको टाल दिया वह तो क्या हो गया? परिहार्य। और जिसको नहीं टाला वह क्या हो जाएगा? वह जिसको टाला नहीं जा सके तो अपरिहार्य। और अब यहां से लिखूं क्या? वह कारण जिसे टाला जा सके, टालने योग्य हो गया, मतलब वह जिसे टाला जा सके। और टाला जिसे जा सकता है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका परिहार्य। वह क्या हो जाएगा? परिहार्य। परिहार्य जिसको टाल दिया, टालनीय भी कह सकते हो। जिसे टाल सकते हैं वह टालनीय भी कह सकते हो। टालनीय है, टालनीय कह सकते हो, बिल्कुल है। अब आगे बात करें, वह व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो। बहुत अच्छा, हमारे आपकी बात नहीं आ रही। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अभियुक्त। यह तो आप सभी को पता भी था, वैसे बहुत चर्चित शब्द है अभियुक्त है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात आती है। एक होता है मुजरिम, एक होता है मुलजिम। मुजरिम भी उसी को कहा जाता है। मुकदमा चल रहा है पर साबित तो नहीं हुआ, साबित तो नहीं हुआ, साबित तो नहीं हुआ। देखो इसी से संदर्भित 2-3 शब्द और बता रहा हूं। एक आता है वादी, एक आता है प्रतिवादी। क्या आता है? प्रतिवादी। बिल्कुल, वादी तो कौन होता है? पक्ष वाला। प्रतिवादी कौन होता है? विपक्ष वाला। और वह व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो लेकिन मुकदमा साबित नहीं हुआ, अपराध उसका सिद्ध नहीं हुआ, वह क्या है? अब तक वह अभियुक्त है। क्या है वो? अभियुक्त है। लेकिन यदि मुकदमा सिद्ध हो गया, यदि अपराध उस पर साबित हो जाता है, तो यहाँ पर वह फिर अभियुक्त नहीं, वह जिस पर अपराध साबित हो जाता है, जिसका अपराध साबित हो जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे आप कह देंगे क्या? मुजरिम। क्या कह देंगे?
मुजरिम, अर्थात अपराध जिस पर साबित हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, उसको अपराधी बोल सकते हो। क्या कह सकते हो, अपराधी। जिस पर मुकदमा चला दिया वो अपराधी नहीं है, क्या पता हो सकता है वो निर्दोष हो सकता है उस पर गलती से कोई मुकदमा चल गया हो। पर जब न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और अंतिम फैसला आ गया कि अमुक व्यक्ति ने अमुक प्रकार का अपराध किया है, अमुक प्रकार के कानून का उल्लंघन कर दिया है, तो अब अपराध सिद्ध हो जाने के बाद क्या हो जाए, ध्यान देना, अपराध सिद्ध हो गया हो, जिस पर अपराध सिद्ध हो जाए, तो अपराध सिद्ध हो जाने के बाद वो क्या कहलाएगा, अपराधी। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो क्या है, अभियुक्त है। क्या है वो, अभियुक्त है। बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है ये परीक्षा में, बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है। हर एक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता। गिरफ्तार कर लेना अपराधी नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, संदेह के आधार पर भी तो किया जा सकता है, वास्तव में अपराध किया है या नहीं इसकी सत्यता का हमें पता नहीं है। तो जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हो जाते, दोष साबित नहीं हो जाते, हर एक व्यक्ति अपने आप में निर्दोष है। और लेकिन उस पर मामला विचाराधीन है, मुकदमा चल रहा है, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया जाता है दोस्तों, अभियुक्त। ये टेक्निकल शब्द हैं, ये तकनीक शब्द हैं, ध्यान रखना, पारिभाषिक शब्द हैं ये। अभियुक्त, पक्ष वाले वादी, विपक्ष वाले प्रतिवादी, विपक्ष वाले प्रतिवादी। अपराध सिद्ध हो गया, मंजूर कर लिया, मुजरिम हो गया वो, मंजूर कर लिया उसने, अपराध कबूल कर लिया, कबूलनामा हस्ताक्षर कर दिया उसने, वो क्या हो गया दोस्तों, वह मुजरिम हो गया। वह क्या हो गया दोस्तों, मुजरिम हो गया। मुजरिम है, मुजरिम कह सकते हो आप उसको आप अपराधी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अपराधी कह सकते हो, अपराधी हैं, बिल्कुल। अब आगे आता है क्या, वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, अवश्य घटने वाली है, अवश्य घटने वाली, अवश्यंभावी, अवश्य होगी। वह घटना जिसकी संभावना हो, ध्यान से समझना, जिसकी केवल क्या है दोस्तों, संभावना है, जिसकी केवल क्या है, संभावना मात्र है, तो वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी संभावी। वह क्या कहलाएगी, संभावी या संभावित, संभावी या संभावित। लेकिन वह घटना जो अवश्य घटने वाली है उसके लिए क्या कह दिया गया, अवश्यंभावी। क्या कह दिया, अवश्यंभावी। हाथ से पेन गिरा, हाथ से पेन गिरा, नीचे गिरेगा, यह घटना घटने वाली, अवश्यंभावी। गिर सकता है, नीचे आ सकता है, यह क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसे आप कह देंगे क्या, संभावी। इसे क्या कह देंगे, संभावी। मेरे कहने का आशय यही है कि जो घटना अवश्य घटने वाली है, अवश्यंभावी, अवश्य संभावी, अवश्य घटने वाली, भावी समय में, आने वाले समय में अवश्य होगी, जिसके लिए हम कह सकें वह जिसे क्षमा नहीं किया जा सके। देखो पहले वह जानो, जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, बिल्कुल होता है। जैसे हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, हैं, भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। अब हर किसी व्यक्ति को तो राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके पास क्षमा करने की शक्ति है। वही वाली बात आ रही है, जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, वह तो क्या हो जाएगा, क्षम्य, वह तो क्या हो जाएगा, क्षम्य। अर्थात इसको क्षमादान दिया जा सकता है, इसे क्षमादान दिया जा सकता है, तो ये तो क्या है, क्षम्य, अर्थात क्षमा करने योग्य। लेकिन जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, इसे किसी भी हाल में माफ़ी नहीं दी जा सकती, इसे किसी भी हाल में माफ़ नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों उसे क्या कह देंगे, तो उसे हम कह देंगे दोस्तों अक्षम्य। क्या कह देंगे, यानी नहीं, क्षम्य, अर्थात जो माफ़ करने योग्य। तो माफ़ करने योग्य जो नहीं है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षम्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षम्य हो जाएगा, अक्षम्य है। वह भूमि जिसमें, है दोस्तों, अगला है कथन क्या, वह भूमि जिसमें, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, यह तो आपको पता भी है। बंजर कहते हो क्या है, ऊसर भूमि कह सकते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊसर। क्या कहेंगे उसको, ऊसर कहेंगे, ऊसर।
वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो ऊसर भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि है। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से, बाह्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाह्य का मतलब होता है बाहरी। वह जो बाहरी जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अब बाहरी जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ है तो अंदर ही अंदर रहा। बहुत बार आप कह भी देते हो कुएं का मेंढक है। बाहरी जगत के ज्ञान से जो अनजान है, जिसे बाहरी संसार का नॉलेज है ही नहीं, तो हम उसको ताना भी मार देते हैं बहुत बार। क्या ताना मार देते हैं दोस्तों? तो उसको हम ताना मार देते हैं क्या? कूप मंडूक। क्या कहते हैं उसको? कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक। कूप यानी कुएं का, मंडूक यानी मेंढक, कुएं का मेंढक, कूप मंडूक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कूप मंडूक। चक्र है पानी में जिसके वह, चक्र पानी है, ये तो बहुब्रीहि समास में हम खूब पढ़े हैं। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके वह, उसे क्या कहा दोस्तों? उसे कहा जाता है चक्र पानी। उसे क्या कहा जाता है? चक्र पानी कहा जाता है। वह जिसके पानी अर्थात हाथ में चक्र है। किसके हाथ में है चक्र? चक्र जिसके हाथ में है उसको क्या कहा जाता है? उसको चक्र पानी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र जिन्होंने धारण किया था, तो उसके लिए हम क्या कह देंगे कि वह जिसके हाथ में चक्र है या वह जिसके पानी में चक्र है, तो उसको क्या कह देंगे? चक्र पाणी कह देंगे। कुछ और उदाहरणों की हम बात करें तो देखो अगला उदाहरण बहुत अच्छा। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण जिसमें रखे जाते हैं, तरकश। बाण किसमें रखे जाते हैं दोस्तों? तरकस में। एक टोकरी नुमा संरचना होती है, बिल्कुल हाँ, एक शंकुनुमा टोकरी सी होती है जिसमें बाण रखे जाते हैं और जो कंधे पर टांग कर रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे आप कह सकते हो तरकस। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकस होता है, तरकस। अब देखो 3 माह में एक बार होने वाला, अब यहाँ पर यह लेने की वजह क्या थी वो सुनो। 3 माह में एक बार होने वाला क्या हो जाएगा? त्रैमासिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रैमासिक। त्रय यानी 3, त्रिमासिक भी कह सकते हो, त्रिमासिक भी कह सकते हो। 3 माह में एक बार होने वाला है, क्या हो जाएगा? त्रैमासिक। अब सुनना, यहां से कितने सारे शब्द बन सकते हैं? एक माह में एक बार होने वाला, एक माह में एक बार होने वाला मासिक, एक माह में एक बार होने वाला मासिक। अब चाहे वो पत्रिका हो, ऐसी पत्रिका जिसका प्रकाशन 1 महीने में एक बार किया जा सकता है तो उसको मासिक पत्रिका कहेंगे। ऐसी पत्रिका जिसका प्रकाशन 3 माह में एक बार होता है उसको त्रैमासिक पत्रिका कह देंगे। ठीक है, हम बात कहें 6 माह में एक बार होने वाला, ये बहुत अच्छे से समझो, 6 माह में एक बार होने वाला, 6 माह में एक बार होने वाला, उसको क्या कह देंगे? उसको कहा जाता है दोस्तों अर्धवार्षिक। क्या कहा जाता है उसको? अर्धवार्षिक। वर्ष के आधे में अर्थात आधे वर्ष में एक बार होने वाला। एक पक्ष में 15 दिवस, 15 दिवस में एक बार होने वाला, 15 दिवस में एक बार होने वाला, उसको कहा जाता है दोस्तों पाक्षिक। क्या कहा जाता है? पाक्षिक। पक्ष, पक्ष होता है 15 दिन का समूह है, 15 दिवसों का समूह है, 15 दिवसों का समूह है। क्या कहलाता है दोस्तों? पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्ष। सप्त यानी 7, बहुत अच्छे से सुन लीजिए इनको। सप्त यानी 7 है, 7 अहनों का समूह है। ये समय सूचक शब्द हैं सारे के सारे। निश्चित रूप से एक प्रश्न यहां से मिल ही जाता है। 7 या सप्त अहनों, अहनों का अर्थ होता है दोस्तों दिनों, दिनों का समूह है। उसको क्या कहते हैं? सप्ताह है। उसे क्या कहते हैं? सप्ताह है। तो वाक्य वंश एक शब्द का क्या बनता है? सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला, उसको कहा जाता है दोस्तों साप्ताहिक। क्या कहते हैं? साप्ताहिक। फिर कहें बात, वर्ष में एक बार होने वाला,
वर्ष में एक बार होने वाला, उसको क्या कह देंगे दोस्तों? उसको कह देंगे वार्षिक। उसको क्या कह देंगे? वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला है तो वो क्या हो जाएगा? वार्षिक। अगर बात करें हर दिन होने वाला है, हर दिन होने वाला, दिन में होने वाला, हर दिन में होने वाला, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दैनिक। क्या कहा जाता है? दैनिक कहा जाता है। ये समय सूचक कुछ शब्द मैंने आपको लिख दिए हैं एक उदाहरण लेने के संदर्भ से। उद्देश्य यही था कि इससे आपको त्रैमासिक ही नहीं बल्कि जितना भी ये कैलेंडर सूचक शब्द हैं, जितने भी ये समय सूचक शब्द हैं, इन सभी का एक बार आपको बिल्कुल वह परिचय करा दिया जाए कि कैसा भी आपका समय सूचक शब्द आ जाए, आप उसे बिल्कुल आप उसे पार कर सके, आप उसे पढ़ सकें, आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। अगला देखो शब्द वाक्य क्या दे रहा है, बहुत ही अच्छा आ गया, बहुत ही अच्छा है। क्या? कि वह जिसे पार करना कठिन हो, हैं? वह जिसे पार करना कठिन हो, वह जिसे पार करना कठिन हो। तैरकर जिस पर जाया जा सके तर, और जिस पर पार नहीं किया जा सके कठिन हो तो दुस्तर। क्या कहते हैं उसको? दुस्तर कहते हैं, दुस्तर। वह स्थान जहाँ कोई भी जन नहीं रहता, उसको जन शून्य भी कह सकते हो, उसको निर्जन कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? निर्जन कह सकते हो। 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला, ये रहा 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला। अब यह तो हमें पता होना चाहिए कि 15 दिन को हम पक्ष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिंदी महीनों में दोस्तों आपको पता है 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। पखवाड़ा, 15वें वार होने वाला पखवाड़ा, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप चाहो तो इसका लिख सकते हो शब्द भी, क्या? पाक्षिक। हालांकि यह हम वहाँ लिख चुके हैं, यहाँ हम इसे लिख चुके हैं। 15 दिन में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? उसे हम क्या कह सकते हैं? पाक्षिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको दोस्तों? पाक्षिक कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से रखने वाली बात है, हैं? बिल्कुल। दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय, समय सूचक शब्द और आते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, दिन के 3 प्रकार के काल होंगे, दिन के 3 प्रकार के काल होंगे। आप घड़ी में या अंग्रेजी समय में तो आप लिखते हो AM एंड PM, AM और PM, लेकिन हिंदी में AM PM नहीं लिखते। हिंदी में क्या लिखते हैं वो सुनो। दोपहर तक का समय, दोपहरी अर्थात दूसरा पहर, दिन का दूसरा पहर। तो दोपहर से पहले का जो समय होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है पूर्वाहन। क्या कहा जाता है? पूर्वाहन। दोपहर को क्या कहा जाता है? मध्याह्न। कहाँ लिखे इसको? इधर लिख लेते हैं ना। दोपहर का समय, दोपहर का समय लिख रहा हूं, दोपहर का समय। दोपहर का समय यह कहलाता है दोस्तों मध्याह्न। क्या कहलाता है? मध्याह्न। क्या कहलाता है? मध्याह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय क्या कहलाएगा? मध्याह्न। इसी से संबंधित एक और बना लेते हैं हम वाक्य, इसी से संबंधित एक और वाक्यांश हम लिखेंगे। क्या? दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, उसे कहा जाएगा दोस्तों अपराह्न। क्या कहा जाएगा? अपराह्न। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये 3 शब्द मैंने लिख दिए हैं दिन के तीनों पहर के। सबसे पहले कौन सा आएगा? पूर्वाहन। तत्पश्चात कौन सा आएगा दोस्तों? तत्पश्चात कौन सा आएगा? मध्याह्न। तत्पश्चात कौन सा आएगा दोस्तों? मध्याह्न। ये दोपहर का समय है। ये कौन सा है? दोपहर का समय है। ये क्या है? दोपहर का समय मध्याह्न है, मध्याह्न है, मध्याह्न। ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा? दोपहर के बाद का समय। तो उसको क्या कह देंगे दोस्तों? उसके क्या कह देंगे? उसको कह देंगे अपराह्न। क्या कह देंगे? अपराह्न है,
अगला है वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो। तो भाषा का जिसे पूरा ज्ञान होता है दोस्तों वह कहलाता है आपका भाषाविद, अर्थात भाषा का विद्वान। भाषा का जिसे पूरा ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है भाषाविद। क्या कहा जाता है दोस्तों? भाषाविद। ये देखो यहाँ से भी हमें बहुत सारे नए पहलू, नए तथ्य जानने को मिले हैं। समय सूचक शब्द इसमें खूब सारे आए। ये एक दिन के समय सूचक शब्द आ गए, ये आपको वर्ष और अवधि के समय सूचक शब्द आ गए। ऐसे ही एक दिशा सूचक का और आता है, दिशा सूचक का भी आता है। प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न किस प्रकार से आया ये है जानिए। देखो, उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा, उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा। पहले उत्तर पूर्व का ये चक्कर समझ लो, क्या होता है उत्तर पूर्व? हम एक नक्शे की बात करें, हम एक मैप की बात करते हैं, नक्शे की बात करते हैं, तो दोस्तों ऊपर क्या होती है? उत्तर दिशा। नीचे होती है कौन सी? दक्षिण दिशा। नीचे कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। जब हम कागज को पढ़ रहे हैं तो वाम दिशा अर्थात बाईं दिशा में, आपका बाईं दिशा में क्या है? पश्चिम। और बिल्कुल है, और दक्षिण दिशा में कौन सी है? दाएं हाथ में कौन सी है? पूर्व दिशा। ये तो दिशाएं हो गई, ये तो सबको पता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये मैप में, नक्शे में, मानचित्र में हम इसी प्रकार से दिशाओं का ज्ञान करते हैं। प्रश्न यहाँ से नहीं पूछता, प्रश्न कहाँ से पूछता है? इनके मध्य की दिशाओं में से पूछता है। कहाँ से पूछता है दोस्तों? इनके मध्य की दिशाओं में। पहला प्रश्न, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा। ध्यान रखना दोस्तों, ईशान दिशा होती है। कौन सी होती है? ईशान दिशा होती है। ईशान, यहां पर कौन सी आएगी? ईशान दिशा आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला तथ्य। अब जानो सारे तथ्यों को। ये तो पहली हो गई। दूसरी बात, दूसरी जैसे हम ले लें दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा है, दक्षिण पूर्व के मध्य की दिशा, दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा। फिर अगली बनेगी दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा। दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा। फिर अगला तथ्य जो आता है वह आता है आपका कौन सा? दक्षिण और उत्तर और पश्चिम का, उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा। हालांकि एक बार हम पूर्व की कक्षाओं में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, पर फिर से आपको यह बता देता हूं। ये वन वर्ड वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द में बहुत बार पूछे गए हैं। विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि नाम चारों विकल्पों में चारों दिशाओं के आ जाते हैं। देखो ईशान, ईशान के विलोम शब्द में क्या आता है? नैऋत्य आती है। कौन सी आती है दोस्तों? नैऋत्य दिशा आती है, नैऋत्य दिशा, नैऋत्य। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व के दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व के दिशा में आती है यहां आग्नेय। कौन सी दिशा आती है? आग्नेय दिशा। तो दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी होती है दोस्तों? आग्नेय। अगर आपको उत्तर और पूर्व के मध्य की पूछे, उत्तर और पूर्व के मध्य की पूछे, तो ईशान और उत्तर पश्चिम के मध्य की अगर दिशा पूछी जाती है तो इसका नाम होता है दोस्तों वायव्य। वायव्य है, वायव्य। और अगर आपको दक्षिण पश्चिम की पूछ लेता है तो आपको यह बता चुका हूं मैं, यह क्या होगी? आपके नैऋत्य। यह भी एक बार बहुत गौर से देख लेने वाली बात है। यह है आपका दिशा का मानचित्र और यह दिशा से संबंधित आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न जो सदैव पूछे जाते रहे हैं, अक्सर अक्सर पूछे जाते रहे हैं, जिस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। देख लिया, चलते हैं हम इसके अगले उदाहरणों पर। देखो अगले कुछ उदाहरण और हैं क्या? जहां तक संभव हो, अर्थात हम बहुत बार कहते हैं कि जहां तक संभव हो सका मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे पेपर को हल करके आऊं, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। तो जहां तक संभव हो सको उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों यथासंभव। यथासंभव। अब दोस्तों यहां से एक जुड़ती हुई बात और बता देता हूं, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है दोस्तों?
अव्ययीभाव समास, जहाँ तक संभव हो सके, यथा संभव है, जहाँ तक संभव हो सके, यथा संभव, जहाँ तक संभव हो, यथा संभव है, जहाँ तक संभव हो सके, यथा संभव है, जहाँ तक संभव हो सके, यथा संभव। जो वर्णन से परे हो। दोस्तों ये परे शब्द शुद्ध हिंदी का अर्थ है, जिसके अर्थ में हम लेते हैं दूर। परे यानी दूर, अर्थात जो वर्णन से दूर हो। कई बार होता भी है, हम सामने वाले को कहते हैं कि जरा सा दूर हो जाइए। दूर शब्द शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो शुद्ध हिंदी में आप बोलोगे क्या दोस्तों? परे शब्द बोलोगे। क्या बोलोगे? परे बोलोगे, परे। तो जो वर्णन से ही दूर हो, अर्थात जिसका वर्णन आसपास में ही नहीं हो, उसे कहा जाता है वर्णनातीत। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्णनातीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णनातीत, अर्थात जो वर्णन से परे हो, जो वर्णन से परे हो। यह तो आप स्वयं मुझे बता सकते हो। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है दोस्तों? वार्षिक होता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक है। और शत्रु को मारने वाला, शत्रु को जिसने मार दिया हो, उसका सबको नाम पता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है आपके शत्रुघ्न। क्या कहते हैं उसको? शत्रुघ्न। क्या कहते हैं उसको? शत्रुघ्न, अर्थात शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न है। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न है। अब बात आती है, कुछ एक और शब्द आते हैं। देखो, एक वाक्य आता है, एक समान समय के, एक समान समय के, एक समान समय के, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? समसामयिक। समसामयिक, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। एक समान समय के, समसामयिक। और एक और आता है, वह जो आयु में समान हो, वह जो आयु में समान हो, वह जो आयु में क्या हो? समान। वह जो आयु में क्या हो? समान हो। वह जो आयु में समान हो, आयु में समान हो, क्या कहा जाता है दोस्तों? समवयस्क है। समवयस्क कहा जाएगा, अर्थात एक जितने ही वयस्क हों, हैं, एक जैसे ही वयस्क। समवयस्क, समवयस्क नहीं, समवयस्क, अर्थात एक समान आयु के हैं जो, वो क्या कहलाएंगे? समवयस्क कहलाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जो है चर्चा रही, अभी की कक्षा में हम जिन पे बात कर रहे थे, ये सारे के सारे बहुत आश्चर्य और अचंभित कर देने वाला बिंदु आज हमने लिया था, जिसके नाम से ही, टॉपिक के नाम से ही एक दिमाग में विस्तार आ जाता है कि जो अर्थ विचार का महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह क्या होता है। तो सबसे पहले इसके परिचयात्मक विवरण में, सबसे पहले इसके परिचयात्मक विवरण में हमने जाना था कि समस्त पद या सामासिक पदों में जिस प्रकार से हम समास विग्रह का एक समस्त पद बनाते हैं, दो पदों के मध्य हवन और सामग्री, जैसे कि हवन और सामग्री के मध्य आई हुई इस कारक विभक्ति का हमने क्या किया? समास के अनुसार लोप कर दिया। क्या कर दिया? विभक्ति का लोप करके हवन सामग्री शब्द बनाया। तो कारक विभक्तियों का लोप करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और बना हुआ रिजल्ट क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से हम इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बिंदु को भी परिभाषित कर रहे थे कि जब वक्ता द्वारा किसी शब्द का चयन कर लिया जाता है, और ऐसे शब्द का चयन कर लिया जाता है जो संपूर्ण वृत्तांत या घटना का वर्णन प्रस्तुत कर सके, तो ऐसा शब्द चयन करना ही क्या कहलाएगा दोस्तों? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाएगा। इससे क्या होता है? इससे बहुत सारे फायदे हैं। इसके जो लाभ हम बात कर रहे हैं, तो लाभ की हम चर्चा में जान चुके हैं। क्या ये इसके सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? इस बिंदु के लाभ हैं। अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द यदि आप चुनते हो तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहली बात हमें पता चली कि इससे ऊर्जा व समय की बचत होती है तथा श्रोता को किसी लंबे वृत्तांत की उलझन से बचाया जा सकता है। साथ ही हमने जाना कि वृत्तांत सार रूप में समझ आएगा और शब्दावली भी कैसे हो जाएगी? सार गर्भित या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करेंगे और इससे लंबे व नीरस वाक्यांशों की उलझन से भी बचा जा सकेगा। फिर कुछ इसके संदर्भ से इसको स्पष्ट करने हेतु हमने कुछ उदाहरणों के ऊपर चर्चा की, जिनके उदाहरणों के स्वयं से संबंधित और उनके
संबंध से संबंधित हमने बहुत सारे शब्दों पर तथा ऐसे ही कुछ समय सूचक शब्दों पर हमने चर्चा की, दिशा सूचक शब्दों पर हमने चर्चा की और ये आपके समानता सूचक शब्दों पर हमारी चर्चा रही। तो इस प्रकार से यह आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रकरण पूर्ण होता है। आशा करता हूँ यह बिंदु आपको बेहद समझ में और पसंद आया होगा। फिर भी कोई शंका, समस्या या प्रश्न आपके जहन में रहता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।